अजीत दादा नहीं रहे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की एक प्लेन क्रैश में मौत हो गई है। उनके साथ साथ प्लेन में सवार सभी 5 लोग इस दुर्घटना में मारे गए हैं। जिस वक्त पूरा देश रात को कहीं यूजीसी मामले, कहीं शंकराचार्य मामले और कहीं भारत यूके डील जैसी खबरों को दिमाग में लेकर सो रहा था, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि सुबह उठते ही महाराष्ट्र के एक बड़े नेता की मौत की खबर इस तरह से मिलेगी। ये खबर पूरे देश को शॉक करने वाली है, मगर उससे भी ज्यादा इस बात पर मुहर लगाकर गई है कि अब भारत में कोई सुरक्षित नहीं है। क्या आम क्या खास? हाँ, जो बहुत खास है यानी जो टॉप के हैं 2-4, उनकी बात अलग है। बाकियों की जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वरिष्ठ नेता अजीत पवार का चार्टर्ड विमान दुर्घटना का शिकार हो गया। ये विमान बारामती के पास लैंडिंग के प्रयास में था, तभी ये घटना हो गई। विमान में 2 क्रू मेंबर्स थे और एक अजीत पवार का निजी सुरक्षा अधिकारी तथा एक अटेंडेंट भी शामिल था। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भले ही भारत में तमाम इंश्योरेंस कंपनियां लोगों का बीमा करती हों, मगर पूरी व्यवस्था इस कदर चरमरा गई है कि कब कौन किस स्टेज पर मर जाएगा या मार दिया जाएगा कहा नहीं जा सकता। पिछले कुछ सालों में इस तरह की जो दुर्घटनाएं हुई हैं और उनमें कितने बड़े बड़े लोग मारे गए हैं, उन पर भी बात करेंगे। अजीत पवार के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे, यानी उनके राजनीतिक करियर की चर्चा करेंगे और ये भी देखेंगे कि अभी जो प्लेन क्रैश हुआ है उसको लेकर कौन कौन सी बातें सामने आ रही हैं, सोशल मीडिया पर क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है भारत के लोगों का जीवन। अजीत पवार का जन्म 22 जुलाई 1959 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में देवलाली प्रावारा में हुआ था। राज्य के दिग्गज नेता शरद पवार के भतीजे थे। राजनीतिक करियर की शुरुआत उन्होंने 1982 के सहकारी क्षेत्र से किया था। पहली बार 1991 में बारामती से विधायक के रूप में चुनकर गए और बाद में लगातार बारामती विधानसभा से प्रतिनिधित्व करते रहे। कई बार अलग अलग सरकारों में मंत्री पद संभाला, सभी महत्वपूर्ण पदों पर रहे, यानी कई महत्वपूर्ण मंत्रालय इनके पास थे, जैसे जल संसाधन, वित्त मंत्रालय आदि, और अभी महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का पद संभाल रहे थे। बाकी अजीत पवार ने पिछले कुछ सालों में जो राजनीतिक स्टंटबाजियां की थी वो लगातार चर्चा में थी। उन्होंने अपने ही चचा की पार्टी को तोड़ दिया, यानी जिस पार्टी में थे उसी पार्टी को तोड़कर उस पर कब्जा कर लिया और बार बार आरोप लगा कि चुनाव आयोग ने और भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ करवाया है। आपको याद तो होगा ही, जब भोरे भोरे उस वक्त के महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार को शपथ दिला रहे थे। जब लोगों की नींद भी नहीं खुली थी, ज्यादातर देशवासी सो रहे थे, उसी वक्त शपथ ग्रहण हो गया। और आज दुर्भाग्य देखिए, अजीत पवार सुबह सुबह स्थानीय निकाय चुनाव के प्रचार में बारामती जा रहे थे और प्लेन क्रैश में उनकी मौत हो गई। सोशल मीडिया पूरी तरह से घटनास्थल के दर्दनाक तस्वीरों और वीडियो से भरा हुआ है। बताया जा रहा है कि गिरते ही प्लेन में भयंकर आग लग गई और सभी लोगों की मौत हो गई। कुछ वीडियोस ऐसे हैं जिसमें जले हुए शव दिख रहे हैं जो पूरी तरह से अकड़ गए हैं। दिल्ली की चार्टर कंपनी VSR का Learjet 45 विमान अजीत पवार को लेकर जा रहा था। सुबह 8:10 पर इसने उड़ान भरी और लगभग 8:45 पर रडार से गायब हो गया। अजीत पवार ने अपने चाचा के मार्गदर्शन में जमीनी स्तर पर राजनीति शुरू किया था। चाचा शरद पवार के नक्शे कदम पर चलते हुए तेजी से आगे बढ़ते रहे और बाद में उन्हीं के खिलाफ बगावत करके बीजेपी के गठबंधन में उप मुख्यमंत्री बन गए। आपको बता दें कि अलग अलग मुख्यमंत्रियों के अंडर अजीत पवार 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि एक दिन मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं और जनता के कल्याण के लिए अपनी योजनाएं लागू करना चाहता हूं। अजीत पवार के व्यक्तिगत फैमिली मेंबर्स में उनकी पत्नी सुनेत्रा, जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, और उनके 2 बेटे पार्थ और जय पवार हैं। यानी 5 बार उप मुख्यमंत्री रह चुके अजीत पवार महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का सपना लेकर अब इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इस दुर्घटना की जांच होगी, पता चलेगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मगर समझने वाली बात यह है कि ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। आपको लग सकता है कि मैं ये क्यों कह रहा हूं, कैसे कह सकता हूं, तो ध्यान रखिए, भारत का ये इतिहास रहा है और कम से कम अमृत काल का ये इतिहास बम्पर है कि एक के बाद एक बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं और हम सब कुछ भूल जाते हैं। अभी अभी एयर इंडिया का विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था, उड़ान भरते ही तुरंत क्रैश हो गया। 12 जून 2025 की घटना है। 6-7 महीने हुए। क्या आपको याद है, इस घटना में सवार सभी 240 लोग मारे गए और जमीन पर जो मौजूद थे उनमें से भी कई लोग मारे गए, बहुत सारे घायल हुए। और समझने वाली बात यह है कि इसी विमान दुर्घटना में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की भी मौत हो गई। विजय रूपाणी की मौत पर भी बहुत सारे सवाल उठे। कुछ लोगों ने यहां तक कहा कि यह प्लेन इसीलिए तो क्रैश नहीं हो गया क्योंकि उसमें विजय रूपाणी बैठे थे। बहरहाल कहने वाले कुछ भी कह सकते हैं। अब जरा पता लगाइए कि इस दुर्घटना के बाद किसकी जिम्मेदारी तय हुई। क्या वो बीमारी पकड़ी गई जिसकी वजह से ये
प्लेन क्रैश हुआ, कितने लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया, किसनों से सवाल किया गया, क्या जिस समस्या से यह प्लेन क्रैश हुआ और 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, जिसमें देशी विदेशी सब शामिल थे, क्या हमने उस समस्या का निदान पूरे देश में कर लिया है कि जिस कारण अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश हुआ अब उस कारण और दुर्घटनाएं न हो? क्या हमने ऐसी कोई सुरक्षा व्यवस्था तैयार किया? ध्यान रखिए, विजय रूपाणी भारतीय जनता पार्टी से मुख्यमंत्री बने थे और उसी पार्टी की सरकार राज्य से लेकर केंद्र तक है, मगर आपको नजर नहीं आएगा कि अपनी ही पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौत के बाद भी इस मामले में कोई उस तरह की जांच हुई हो, कोई ऐसा एक्शन हुआ हो, कोई ऐसा बदलाव आया हो जिससे लगे कि हमने सीख लिया है। इसी के आसपास 15 जून 2025 को यानी 12 तारीख को अहमदाबाद वाली दुर्घटना हुई और उसके 3 दिन बाद ही 15 जून 2025 को केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होता है उत्तराखंड के गौरीकुंड में, और इसमें 7 लोगों की मौत हो जाती है। यानी सिस्टम की लापरवाही ने हत्या कर दिया। कह दिया गया कि खराब मौसम के कारण दुर्घटना हो गई। इससे पहले उत्तरकाशी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 8 मई 2025 को, यानी लगभग 1 महीने पहले। इस घटना में भी 6 लोग मारे गए, एक गंभीर रूप से घायल हुआ। साल 2018 में मुंबई के घाटकोपर इलाके में एक प्लेन क्रैश हुआ, इसमें भी 5 लोगों की मौत हुई। और ये तो प्राइवेट प्लेन की कहानी है। एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था 8 दिसंबर 2021 को, और उसमें उस वक्त के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बिपिन रावत की मौत हुई। उनके साथ साथ कुल 11 लोगों की मौत हुई थी। यानी कुल मिलाकर विपिन रावत, उनकी पत्नी और 11 अन्य लोग, जो 13 लोग कुल सवार थे, सबकी मौत हो गई। अब आप जरा कल्पना करिए कि देश की तीनों सेनाओं को दुरुस्त करने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति की थी वो कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे भारत के लिए। हालांकि विपिन रावत को अग्निवीर जैसी तमाम चीजों को लेकर भी जोड़ा जाता है, मगर मूल सवाल यह है कि विपिन रावत की मौत जिस दुर्घटना में हुई, क्या उसकी जांच वैसी हुई जैसी होनी चाहिए थी? हमने इस दुर्घटना से क्या सीखा? भारत के पहले CDS की मौत एक प्लेन क्रैश में हो जाती है, पूरी दुनिया में चर्चा होती है, हेलीकॉप्टर क्रैश में हो जाती है, और दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था उससे कुछ भी नहीं सीख पाती। जरा पता लगाइए कि विपिन रावत की मौत के बाद जांच में क्या निकला, लापरवाही किसकी थी, समस्या कहां थी, क्या हमने पड़ताल करने की कोशिश किया? हम सब जानते हैं, चाहे CDS विपिन रावत हो, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी हो या फिर डिप्टी CM अजित पवार हो, ये सब लोग आम नहीं थे, खास थे। विजय रूपाणी को मान लिया कि वो जनरल प्लेन से यात्रा कर रहे थे, इसमें कुछ सामान्य लोग भी थे, हालांकि जो भी थे वो अमीर रहे होंगे, मगर विपिन रावत सेना के हेलीकॉप्टर से जा रहे थे, अजीत पवार एक प्राइवेट जेट से जा रहे थे, और तमाम जो हेलीकॉप्टर क्रैश की घटनाएं हुई हैं वो सब भी कोई ना कोई प्राइवेट कंपनियां चलाती हैं। एयर इंडिया भी अब प्राइवेट हाथों में है। यानी भारत के मामले में सरकारी तो छोड़िए, अब प्राइवेट व्यवस्था पर भी आप भरोसा नहीं कर सकते। एक वक्त में लोग कहते थे कि अरे सरकारी व्यवस्था है भाई, मैनेज कर लो, ऐसा ही होता है, लेकिन अब क्या सरकारी क्या प्राइवेट, सब एक ही रास्ते पर चल पड़े, और इसके पीछे का कारण है जवाबदेही। जब जिम्मेदार लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए 24 घंटे समय खपाते हैं, जब 24 घंटे खाली राजनीति करते हैं, काम नहीं करते, तो व्यवस्था ऐसे ही सड़ जाती है। आप देखिए, कहीं प्लेन क्रैश में सैकड़ों लोग मारे जा रहे हैं, कहीं ट्रेन दुर्घटनाओं में सैकड़ों की हत्याएं हो रही हैं। बालासोर का ट्रेन हादसा आपको याद ही होगा। जरा पता लगाइए उसके बाद क्या सुधरा और उसके बाद कितनी घटनाएं हुई, किसकी जिम्मेदारी तय की गई, किसकी जवाबदेही थी। सड़कों पर चलते हुए मौतें तो भारत में इतनी सामान्य हैं कि लोग मुंह फेर कर निकल जाते हैं। यानी ये तो रोज की बात है, दिन भर की बात है। वहीं अब सड़क पर महिंद्रा कंपनी का थार नामक एक नया शैतान आ गया है। पता नहीं इसके चालकों के भीतर कौन सा जिन्न सवार हो जाता है। आए दिन बड़े बड़े बाप के बेटे जानबूझकर कुचलने की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं। अभी नोएडा में हमने देखा था, एक बेचारा इंजीनियर घंटों तक अपनी गाड़ी की छत पर खड़े होकर सरकारी सिस्टम को बुलाता रहा, चीखता रहा, चिल्लाता रहा कि मेरी जान बचा लो। जबकि नोएडा से सटा हुआ दिल्ली भी है। सबको मिलकर ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई, मगर फिर भी ये नपुंसक व्यवस्था उस इंजीनियर को बचा नहीं पाई। इसके ठीक पहले हमने देखा मध्य प्रदेश में गंदा पानी पीने से लगभग 28 लोगों की मौत हो गई। मौत के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं, मगर जवाबदेही के नाम पर कुछ भी नहीं। स्थानीय भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय ने तो मौतों के सवाल को फोकट का सवाल बता दिया और कह दिया कि क्या हुआ, घंटा हुआ है। यानी सैकड़ों की संख्या में लोग अस्पताल में भर्ती हैं, 2 दर्जन से ज्यादा की मौत हो गई और भाजपाइयों की नजर में कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ध्यान रहे, अहमदाबाद प्लेन क्रैश में जो विजय रूपाणी मारे गए वो भाजपा के ही पूर्व मुख्यमंत्री थे, और अभी महाराष्ट्र में जिन अजित पवार की मौत हुई है, इन्होंने बीजेपी की सरकार के लिए ही अपने चाचा की पार्टी को तोड़ दिया और भाजपा के साथ सत्ता में थे। यानी जब व्यवस्था खराब होगी तो उसका शिकार कोई भी हो सकता है। कुंभ की भगदड़ आपको याद होगी, चौतरफा आरोप लगा, सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए, ऐसी कहानियां कही गई। लोगों ने यहां तक कहा कि संगम किनारे रेत में दबा दिया गया लाशों को। हालांकि सरकार ने 70-80 के आसपास मौतों को स्वीकारा था, वो भी लंबे समय
समय के बाद। पहले तो सब इनकार के मूड में थे। खुद मुख्यमंत्री ने भी कथित रूप से गलत तथ्य प्रस्तुत किया, झूठ बोला। क्या आपको पता है कि कुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों में से कितने भाजपाई थे, कितने बीजेपी के वोटर रहे होंगे? जरूर रहे होंगे, मगर फिर भी किसी भी पार्टी का समर्थक होना उन्हें बचा नहीं पाया। और जब आप किसी विचारधारा के अंधे समर्थक बन जाते हैं, उनकी तमाम बुराइयों और खामियों को भी सिर पर चढ़ाने लगते हैं, अच्छा बताने लगते हैं, तो परिणाम यही होता है। देश की राजधानी दिल्ली में लोगों के लिए सांस लेना भी दुभर है। बड़े बड़े इंटरनेशनल खेल रद्द करने पड़ते हैं गंदी हवा की वजह से। रूस के राष्ट्रपति आकर दिल्ली में खांसने छींकने लगते हैं, मगर फिर भी वहां की डबल इंजन ट्रिपल इंजन सरकार को शर्म नहीं आती। हवा भी खराब, पानी भी खराब, भोजन से लेकर दवाई तक सब कुछ मिलावट से सना हुआ है। अब अमीर लोग तो पानी, हवा और भोजन का जुगाड़ निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रेन और प्लेन की खराब व्यवस्था को कैसे ठीक करेंगे, उससे कैसे बचेंगे? उसका शिकार तो बनना ही पड़ेगा। यानी आप किसी भी विचारधारा के क्यों न हो, किसी के समर्थक हो या किसी के विरोधी हो, आम आदमी हो या खास आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो, सड़ी हुई व्यवस्था के शिकार आप जरूर बनेंगे। इसलिए अपनी जिंदगी की रक्षा स्वयं करें। बस अड्डों पर, रेलवे स्टेशन पर कई जगह लिखा होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। अब वहां यह लिख देना चाहिए कि अपने सामान और अपनी जान दोनों की सुरक्षा स्वयं करें। बाकायदा हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर और प्राइवेट जेट में भी मोटे मोटे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए कि अपने सामान और जान की सुरक्षा स्वयं करें। यह जवाबदेही आपकी है, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्लेन उड़ने की कितनी देर बाद आप जिंदा रहेंगे या मर जाएंगे हमें नहीं पता, कोई गारंटी नहीं। इस दुर्घटना को लेकर वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी जो लिख रहे हैं, जरा ध्यान से सुनिए, बड़ा चिंताजनक है। इन्होंने लिखा है कि अजीत दादा जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से मरे हैं, मैं उसी को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। जिस विमान लियर जेट 45XR ने उनकी जान ली है, वो तो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले सितंबर 2023 में ही बुरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल हुए थे। उसकी रिपोर्ट नीचे है। तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ान की अनुमति कैसे दी गई, किसने दिया, DGCA क्या कर रहा था? जो जानकारी मिल रही है कि जिस ऑपरेटर का यह जहाज है, वो पुरानी रद्दी किस्म के विमानों को VVIP ड्यूटी में लगवाती रही है। यानी ऑपरेटर पुराने और खराब जहाजों को VVIP ड्यूटी में लगाता रहा, मोटा पैसा कमाने के लिए। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है। कई बार फोन कर चुका हूं, न इसका मालिक कैप्टन रोहित सिंह अपना मोबाइल फोन उठा रहा है और न ही इसके ऑफिस से कोई फोन उठा रहा है। अजीत दादा की मौत की सही जांच जरूरी है। तो देख लिया आपने। आवेश तिवारी के अनुसार यही प्लेन 2 साल पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और जो ऑपरेटर है वो इस तरह के खराब जहाजों को VVIP ड्यूटी में लगाता रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि अगर समय से यहां पर जिम्मेदारी तय की गई होती पुरानी घटनाओं को देखकर, तो आज ये दुर्घटना न होती? महाराष्ट्र के पत्रकार सोहित मिश्रा ने लिखा कि अजीत पवार का अपना एक स्टाइल था। वो सुबह 6 बजे से अपने काम की शुरुआत करते थे और भोर से ही उनके यहाँ लोगों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो जाता था। 2024 के चुनाव के दौरान उन्होंने हमें अपने बंगले पर सुबह 7 बजे का समय दिया था। हम लोग 6:30 बजे पहुंच गए। हमें लगा कि शायद वो पहला इंटरव्यू हमें ही देंगे, लेकिन वहां जाकर देखा कि 6 बजे से वो 3 इंटरव्यू दे चुके थे। हमारा नंबर चौथा था, वो भी सुबह 7 बजे। अजीत पवार को लेकर कई आलोचनाएं हम सब ने किया है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जितनी पकड़ महाराष्ट्र की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी पर उनकी थी, उतनी पकड़ शायद ही किसी और की रही होगी। अचानक से उनके जाने का असर महाराष्ट्र की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। अजीत पवार की कमी खलेगी। बीजेपी के साथ सत्ता में रहने के बावजूद RSS के मुख्यालय में नहीं जाने वाले एकमात्र नेता अजीत पवार थे। महाराष्ट्र में हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करने वाले कुछ सेक्युलर नेताओं में से एक को आज हमने खो दिया है। जहां तक बात जवाबदेही की है, तो आज की ताजा इस खबर को देखिए। एयर इंडिया वाला विमान का हादसा, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लगभग 7 महीने बीत चुके हैं और सुप्रीम कोर्ट में अभी भी इस मामले पर चर्चा हो रही है। वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत भूषण ने कहा कि सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया है। AIIB की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। देश के सभी पायलट, पूरा पायलट संघ कह रहा है कि इस विमान मॉडल में कोई समस्या है जिसे ठीक करने की जरूरत है, वरना यह पूरी तरह से असुरक्षित है। यानी एयर इंडिया का जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके मॉडल में ही गड़बड़ी है, सिस्टम में गड़बड़ी है। और ये बातें लंबे समय से इंटरनेशनल लेवल पर होती रही हैं, मगर वो विदेशी कंपनी बहुत बड़ी है, शायद उसके दबाव में या फिर किसी और सेठ के दबाव में दुनिया के कई देश शांत रह जाते होंगे। वरना सोचिए, जब पायलट संघ कह रहा है कि विमान में कुछ गड़बड़ी है, तो फिर क्या मजबूरी है कि ऐसे विमान को सेवा में रखना है? और इतने महीने बाद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं दे रही है, तो फिर आप किसके भरोसे अपनी जान को सुरक्षित समझेंगे? चीफ जस्टिस ने इस मामले पर सुनवाई के लिए हामी भरा है, मगर ज्यादा उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। अमृतकाल चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तक ने अजीत पवार की दर्दनाक मौत पर दुख जताया है। PM ने लंबा चौड़ा ट्वीट किया है, दुख जता रहे हैं, मगर सवाल यह है कि कब तक खाली दुख व्यक्त करते रहेंगे?
काम कब होगा, जिम्मेदारी और जवाबदेही कब तय होगी, या फिर लोग यूं ही मारे जाते रहेंगे और देश के मुखिया उनके साथ खिंचवाई गई फोटो शेयर करते रहेंगे। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि श्री अजीत पवार जी जननेता थे, जमीनी स्तर पर गहरा जुड़ाव था, जनता की सेवा में अग्रणी भूमिका निभाने वाले एक कर्मठ व्यक्ति के रूप में उनका व्यापक सम्मान था। प्रशासनिक मामलों की उनकी समझ और गरीबों एवं वंचितों को सशक्त बनाने का उनका जज्बा भी सराहनीय था। उनका असामयिक निधन अत्यंत दुखद और स्तब्ध करने वाला है। उनके परिवार और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति हमारी संवेदना। ओम शांति। मगर सवाल तो यह है प्रधानमंत्री जी कि इस तरह से ट्वीट में ओम शांति लिखने से देश में शांति कैसे आएगी। अगर पिछले विमान दुर्घटनाओं से सबक लेते हुए हमने उचित कार्रवाई किया होता, जवाबदेही तय किया होता, तो शायद जिस नेता के जाने का दुख आप जता रहे हैं उसकी जरूरत ही न पड़ती और शायद अजीत दादा आज भी जिंदा होते। अब आप दर्शक जरा कल्पना करिए कि जब एक के बाद एक महत्वपूर्ण लोगों की कथित हत्याएं लापरवाही और जवाबदेही के न होने के कारण हो रही है, तो क्या देश के प्रधानमंत्री को ट्वीट में दुख जताकर ओम शांति कह के खाली हो जाना चाहिए। इस तरह की तमाम घटनाएं बताती हैं कि सरकार और सिस्टम में बैठे लोग किस कदर संवेदनहीन हो चुके हैं। बारामती हॉस्पिटल के बाहर हजारों की संख्या में लोग जुटे रहे, आंसू बहाते रहे और अपने नेता के जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। मगर सवाल तो ये है कि जाति और धर्म के नाम पर जो एकजुटता इस देश में नजर आती है वो ऐसे मामलों पर नजर क्यों नहीं आती, भ्रष्टाचार के मामलों पर नजर क्यों नहीं आती। ऐसी दुर्घटनाएं जाति, धर्म, लिंग, नस्ल, भाषा कुछ भी नहीं देखती, सबको अपना शिकार बनाती हैं। आज की इस दुर्घटना में ही न जाने कौन कौन सी जाति और धर्म की विचारधारा के लोग, भाषा के लोग रहे होंगे, इस प्लेन में सवार रहे होंगे, लेकिन लापरवाही और जवाबदेही का न होना सबको शिकार बना गया। ईश्वर अजीत दादा को, उनकी आत्मा को शांति दे। इसके अलावा हम और आप कर भी क्या सकते हैं। जिन्हें करना है वो आज फिर से देश को बांटने और अपनी राजनीति साधने का कोई नया पैंतरा लगा रहे होंगे। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।